जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 14 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो सुर्खियों में रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कल जो क्लास देखे हैं उनके बारे में भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है और साथ ही रिवाइज भी करते जाएंगे। तो देखिए, उदयगिरी डोंगरी किस जिला में स्थित है? उदयगिरी डोंगरी किस जिला में स्थित है दोस्तों? तो याद रखें, अगर आप हमारे पुराने वीडियो, अगर कल की वीडियो आप नहीं देख पाए हैं या पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम में जाएंगे। एफडी क्लास का टेलीग्राम है, वहां पर जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। वहां पर सभी एक हफ्ता का पूरा उसमें क्या डाल दिया गया, इस महीने का जो पीडीएफ है पूरा शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम में। आप वहां पर जाएंगे, पूरा आपको लाइन से मिल जाएगा, इसलिए जाएंगे दोस्तों और वहां पर पूरा डिटेल में मिलेगा। उदय डोंगरी उदयगिरी डोंगरी किस जिला में स्थित है? तो याद रखें, कोंडागांव जिला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, छत्तीसगढ़ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो याद रखें दोस्तों, श्री कुमार विश्वरंजन जी को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर याद रखना है, जो स्पोर्ट्स एकेडमी किस पर्यटक स्थल को चुना गया है? ये क्वेश्चन भी कल डिस्कस किए हैं। तो याद रखें, मेदिनी घूमर को। किसको दोस्तों? मेदिनी घूमर को। इसके बाद हर साल दिवाली के बाद माँ अंगार मोती माता मेला कब आयोजित किया जाता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो याद रखें, शुक्रवार को, पहला शुक्रवार, दिवाली मनाने के बाद जो पहला शुक्रवार आएगा दोस्तों, वहां पर अंगार मोती माता का मेला आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक, ध्यान देंगे यहाँ पे, कार्यपालक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, जस्टिस संजय के अग्रवाल को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ का हमारा मुख्यमंत्री इनके क्या होंगे दोस्तों? परिषद का अध्यक्ष होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत दुनिया में कितने स्थान पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें, भारत इसमें 6वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये याद रखें, हमारा भारत कितने स्थान पर है? 6वें स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीत हासिल किया? तो याद रखें दोस्तों, रेचल गुप्ता ने पहली भारतीय है दोस्तों इसमें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीत हासिल किया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। तो याद रखें दोस्तों, अनिल प्रधान को 2024 के लिए दोस्तों दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार। इसके बाद याद रखें, भारत की 51वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी दोस्तों हमारे भारत के 51 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बन गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए याद रखें। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में इस साल धान बेचने के लिए किसानों ने कितना हेक्टेयर नवीन धान रकबा पंजीकृत कराया गया है? यहाँ पे याद रखें, प्रदेश में इस साल दोस्तों धान बेचने के लिए कितने किसानों ने नवीन अपने क्षेत्र का रकबा इसमें पंजीकृत कराया है, उससे आपको बताना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि धान से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धान खरीदी से जितने भी पॉइंट बनते हैं सभी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल एक नए क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे, कुट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा राजनीति हमारे छत्तीसगढ़ में धान से हो रही, धान खरीदी से संबंधित। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा चर्चा का विषय है और याद रखिए इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए याद करते जाएं, कितना धान रकबा हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार नया पंजीकृत हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में आंसर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों, इनकी शुरुआत कब से की जाएगी? मतलब आज ही के दिन। आज क्या है? 14 नवंबर को धान खरीदी किया जाएगा। 14 नवंबर से दोस्तों याद रखें, 14 नवंबर 2024 से, इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि 2024 से दोस्तों 2025 तक चलेगा ये, 31 जनवरी 2025 तक हमारे प्रदेश में धान खरीदी इस साल किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल नोट रखें। याद रखें दोस्तों, निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल उप समिति की अनुशंसा पर दोस्तों समर्थन मूल्य पर
नगद और साथ ही दोस्तों बैंक खाते के आधार पर भी इसमें भुगतान किया जाना कहा गया है। और याद रखना इसमें एक पॉइंट और, इस बार 72 घंटों में आपको पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, भुगतान किसान के खातों के माध्यम से या नगद, यह 72 घंटे में बिल्कुल भुगतान कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछले बार भी पैसे दे दिया गया था, लेकिन इस बार कहा गया कि 72 घंटे के अंदर आपके खाते में, अकाउंट में पैसे डाल दिया जाएगा। चलिए व्हाइट बोर्ड लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सभी पुराने क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे, पुराने डाटा भी इसमें अपडेट करते जाएंगे और नए डाटा भी इसमें अपडेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पंजीकृत किसान के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी इसमें लाख में होंगे। तो दोस्तों 27, मतलब मैं राउंड फिगर लूंगा, आप लोग याद रख लेंगे, इसमें 27 लाख। ठीक है, इस बार 27 लाख किसानों ने इसमें पंजीकृत हुआ है। ठीक है, याद रखें इसमें 1 लाख, चलिए यहाँ पे 27,01,109, ठीक है, इतना पंजीकृत हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। पूरा ये एग्जैक्ट डाटा है, पेपर के आधार पर दिया गया है, हरिभूमि और दैनिक भास्कर में भी दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। पंजीकृत किसान कितना इस बार हमारे प्रदेश में, तो 27 लाख दोस्तों हमारे प्रदेश में पंजीकृत किसान हैं। ठीक, इसे याद रखना है। साथ ही पिछले बार कितने इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 26.86 लाख। ठीक है, इतना याद रखें, राउंड फिगर में 26.86 लाख पिछले साल रजिस्ट्रेशन हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया था। और पिछले साल दोस्तों कितने किसानों ने इसमें धान बेचा था, रजिस्ट्रेशन तो इतना ही कराया था 26.86 लाख किसानों ने, लेकिन धान कितने ने बेचा, तो याद रखें दोस्तों 24,75,000। ठीक है, राउंड फिगर में याद रखें इसे, इतने लोगों ने धान हमारे छत्तीसगढ़ में बेचा था। पंजीकृत 26.86 लाख लोगों ने पंजीकृत कराया गया था, 24.75 लाख किसानों ने हमारे छत्तीसगढ़ में धान बेचा था, इसलिए याद रखें। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस साल दोस्तों 27 लाख आदमी इस साल हमारे प्रदेश में बढ़ गया है, इसे थोड़ा सा याद रखना है। अब इसमें याद रखें क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दोस्तों नए किसान कितने जुड़े हैं इस साल हमारे प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पॉइंट को नोट रखें, हमारे प्रदेश में कितने नए किसान जुड़े हैं, तो बिल्कुल याद रखें, एक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1,35,000, कितना, 1,35,891 किसान हमारे प्रदेश में नए जुड़े हैं। ठीक है, नए किसान इस साल इसमें जुड़े हैं। ठीक है, इसे याद रखें। यहाँ पर हमने जुड़े हैं करके नहीं पूछा, हमने पूछा है कि हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर किसान हमारे छत्तीसगढ़ में अपना रकबा बढ़ाया है। तो याद रखना है, इसे अलग, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक, दोनों को याद रखिए, ये कि नए किसान जुड़े हैं उसका है, और वो हेक्टेयर में मतलब रकबा का पूछे हैं उसमें, है ना। अब इस बार देखिए दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में पंजीकृत धान रकबा कितना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 34.51 लाख में याद रखना है, राउंड फिगर में कितना, 34.51 लाख पंजीकृत धान रकबा है, मतलब रकबा, यहाँ पे रकबा। ठीक है, ये इस साल का लेटेस्ट डाटा है, आप धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे याद करते जाए तो लंबे समय तक याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डाटा बिल्कुल आपको याद ही करना है। अब इसमें दोस्तों नवीन धान रकबा कितने हेक्टेयर जुड़े हैं इस साल, तो इसलिए बिल्कुल याद रखें। कई लोगों ने भी खेत बनवाए हैं, भर्री को तोड़कर उसे खेत में बनवा दिया, तो दोस्तों इसी को सर्वे कर नया रकबा जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 1 लाख यहाँ पे नवीन रकबा। ठीक है, नवीन रकबा दोस्तों 1,36,000, ध्यान देंगे 1,36,263, ये नवीन डाटा है हेक्टेयर में ना, इस हेक्टेयर में याद रखिए 1,36,263 हेक्टेयर हमारे छत्तीसगढ़ में न्यू रकबा जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को भी नोट रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको डाउट ना हो इसमें। देखिए इस साल नवीन किसान कितने जुड़े हैं, 27 लाख, लगभग 27 लाख जुड़े हैं, ये फुल डाटा है, आप इसे शॉर्ट में याद रखें, 27 लाख न्यू डाटा जुड़े हैं। पिछले साल दोस्तों 26.86 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिनमें से कितने लोगों ने धान बेचा है, 24.75 लाख किसानों ने धान बेचा है।
अब देखिए नए किसान कितने जुड़े हैं इस साल, तो याद रखिए दोस्तों 1,35,891 नए किसान हमारे प्रदेश में जुड़े हैं। साथ ही दोस्तों पिछले इस साल कितने रकबा जुड़ा है, तो बिल्कुल याद रखिए पंजीकृत धान रकबा जो जुड़वाया है, तो याद रखिए दोस्तों इसमें 34.51 लाख रकबा जुड़ाया है। और इस रकबे में कितना वृद्धि हुई है, तो याद रखिए नवीन रकबा दोस्तों 1,36,263 हेक्टेयर हमारे छत्तीसगढ़ में न्यू रकबा जुड़ा है। इस पॉइंट को भी नोट रखें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने जो पूछा है इसमें यही पूछा है कि कितने नवीन रकबा जुड़े हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 1,36,263 हेक्टेयर हमारे छत्तीसगढ़ में न्यू रकबा जुड़ा है। अब इसी में एक पॉइंट और जोड़ेंगे क्योंकि दोस्तों इस साल लक्ष्य कितना रखा गया धान खरीदी का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखें दोस्तों इस साल हमारे प्रदेश में धान खरीदी का कितने लक्ष्य रखा गया है, तो बिल्कुल याद रखें अनुमानित धान उपार्जन बिल्कुल याद रखें धान उपार्जन ये वृद्धि हो सकता है क्योंकि खरीदी के ऊपर है, क्योंकि ये लक्ष्य रखा गया सरकार द्वारा 160 लाख मीट्रिक टन, बिल्कुल याद रखें 160 लाख मीट्रिक टन हमारे छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और ये बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। आपको मैं रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, पिछले साल कितने धान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा था, तो याद रखें दोस्तों पिछले साल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने 144.75 मीट्रिक टन धान हमारे छत्तीसगढ़ में खरीदा गया था। इसलिए बिल्कुल याद रखें 144.75 दोस्तों लाख मीट्रिक टन हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किया गया था पिछले साल। और साथ ही इनका लक्ष्य क्या रखा गया था पिछले साल, तो पिछले साल दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 130 लाख मीट्रिक टन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था खरीदने का। ये पिछले साल का डाटा है ये दोनों, ठीक है, इसलिए याद रखें पिछले साल का डाटा है। ठीक, इसको भी नोट रखें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग याद रखना है और आपको कंफ्यूज भी नहीं करना है। ठीक है, इतना पॉइंट बिल्कुल नोट रखें। और इसमें एक पॉइंट और नोट रखें, पिछले साल दोस्तों कुल दोस्तों कितने भुगतान किया गया था। अगर क्वेश्चन और ज्यादा कठिन हो तो पूछा जा सकता है कि किसानों को पिछले साल कितना भुगतान किया गया। ठीक है, कुल मिलाकर भुगतान, तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को लिख लेंगे आप भी, क्योंकि पूछा जा सकता है हजार में, मतलब 45,223 करोड़, कितना दोस्तों 45,233 है ना, 45,233 करोड़ रुपए का भुगतान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को किया गया था, ये रुपए में। ठीक है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। और इस बार दोस्तों धान का एमएसपी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना है सामान्य धान और ग्रेड 1। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा लिख लेंगे, यहीं पे आप लोग अब डिटेल कर रहे हैं तो सभी को डिटेल्स में देखेंगे। इस साल दोस्तों 2024-25 में धान सामान्य धान और यहाँ पे ए ग्रेड धान, ठीक है, सामान्य धान और ए ग्रेड धान दोनों का एमएसपी जारी किया जाता है, जिसमें सामान्य धान को दोस्तों इस साल 3300 रुपये में धान की खरीदी किया जाएगा। इसी तरह 3320 रुपये में, कितना 3320 रुपये में खरीदी किया जाएगा धान ए प्लस को। ठीक है, इसलिए याद रखें। और आपको पता है कि हमारे प्रदेश में किसके द्वारा धान को खरीदी किया जाता है, तो मार्कफेड के द्वारा दोस्तों ये भुगतान खरीदी किया जाता है। बिल्कुल याद रखें, मार्कफेड के द्वारा भुगतान भी इसके द्वारा किया जाता है। इस बार नया इनोवेशन क्या किया है, तो याद रखें माइक्रो एटीएम की स्थापना किया जाएगा। कौन सा, यहाँ पे लिखे माइक्रो एटीएम, ठीक है, माइक्रो एटीएम का इस बार स्थापना किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल याद रखिए, इस माइक्रो एटीएम से दोस्तों आप वहां पर जाकर नकदी धान का बिल्कुल बैंक जाने की जरूरत नहीं, इसमें जाएंगे आप बिल्कुल वहां पे पैसा निकाल सकते हैं, ये बताया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश में, यहाँ पर चलिए अलग डाटा है ना, हमारे प्रदेश में दोस्तों धान उपार्जन कितना है, उपार्जन केंद्र ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उपार्जन केंद्र हमारे प्रदेश में कितना है, तो याद रखिए दोस्तों इसमें उपार्जन केंद्र 2729, कितना 2729
माफ करना 27 से 39 हमारे प्रदेश में धान उपार्जन केंद्र है। ठीक है, इसे भी नोट रखें क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे प्रदेश में कितना धान उपार्जन केंद्र है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसे थोड़ा सा याद रखें, 27 100 29 हमारे 39 हमारे प्रदेश में क्या है, धान उपार्जन केंद्र है। इसी तरह आपको पता होगा दोस्तों, अब धान खरीदी के लिए आपको टोकन कटवाना होता है। क्या कटवाना होता है, टोकन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टोकन। टोकन, अब ये टोकन जो काटने का जो प्रक्रिया है कब से शुरू हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। टोकन यह है दोस्तों कि आप धान कटवाने के लिए आपको टोकन मिलेगा, जैसे कि हम लोग कोई दुकान में जाते हैं जहाँ पर टोकन मिलता है कि लाइन से सामान लेना है, उसी तरह धान को बेचने के लिए भी दोस्तों हमारे प्रदेश में टोकन व्यवस्था शुरू किया गया है। टोकन व्यवस्था के तहत आप भी उसमें क्रमशः लाइन मतलब धान बेच सकते हैं बारिश से बारिश, है ना, इसमें भीड़ नहीं होता, इसमें झपटी नहीं होता। तो देखिए टोकन, अब टोकन व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में कब से इस साल चालू किया है, तो याद रखिए 7 नवंबर शुरू हो गया है। 7 नवंबर से हमारे छत्तीसगढ़ में टोकन व्यवस्था शुरू हुआ है। ठीक है, इस साल याद रखें दोस्तों, इसमें एक कैटेगरी रखा गया है जिसमें लघु और सीमांत कृषकों को दोस्तों अधिकतम 2 टोकन और बड़े जो कृषक है उन्हें 3 टोकन की पात्रता रखा गया है। तो देखिए थोड़ा सा लघु वाले को दोस्तों इसमें 2 टोकन दिया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखें, लघु और सीमांत कृषक में सीमांत कृषक में दोस्तों इसे 3 टोकन दिया जाएगा। टोकन है ना, टोकन दिया जाएगा, इसलिए याद रखें, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नया है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में धान जो खरीदी किया जाता है, धान खरीदी केंद्रों को कब से कंप्यूटराइज किया गया है, कंप्यूटराइज किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको बताना रहेगा कि हमारे प्रदेश में धान खरीदी को कब से कंप्यूटराइज किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको कमेंट में देना रहेगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखिए, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आपको जैसे कि धान व्यवस्था कब से शुरू किया गया है, साथ ही इनमें टोकन व्यवस्था कब से शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही दोस्तों याद रखें, धान खरीदी कंप्यूटराइज कब से किया गया है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके द्वारा भुगतान किया जाता है, किसके द्वारा खरीदी की जाती है, ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखें। चलिए, अब इसका सही आंसर क्या है, सी बिल्कुल है, ये सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जन भागीदारी से जल संचय 2024 में छत्तीसगढ़ देश में कितने स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सरकार के जो योजना है उसमें जन भागीदारी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ इसमें पहले स्थान प्राप्त किया है। किसमें, तो याद रखना है भागीदारी से जल संचय। ठीक है, भागीदारी से जल संचय, क्योंकि सरकार अकेला काम नहीं कर सकता। याद रखें दोस्तों, जन भागीदारी से जल संचय 2024 में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे देश में। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें दोस्तों, जन भागीदारी से जल संचय कितना कार्य पूर्ण हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में 1,53,553 1,53,553 33 माफ करना 533 दोस्तों ये कार्य पूर्ण किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में जल संचय के लिए कार्य पूर्ण किया है। ठीक, इसी के लिए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को भागीदारी से जल संचय 2024 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कितने स्थान प्राप्त किए हैं। अब इसी में दोस्तों याद रखें, ये तो गया पूर्ण कार्य, तो इसी में एक पॉइंट नोट रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन जिला पहले स्थान प्राप्त किया है इस कार्य को करने के लिए। तो देखिए, इसमें दोस्तों शीर्ष स्थान में जो जिला है रैंकिंग दिया गया, तो रायपुर को याद रखें। रायपुर में दोस्तों रायपुर ने दोस्तों जल संचय में कितना कार्य किया और पहले स्थान प्राप्त किया, तो याद रखें 35,000 कार्य पूर्ण किया है, इसलिए दोस्तों ये पहले स्थान है हमारे प्रदेश में। इसी तरह दोस्तों अगला जिला कौन सा है, तो बिलासपुर को याद रखें क्योंकि बड़े जिला ये भी है, बिलासपुर है दोस्तों। ठीक, इसके बाद कौन सा 3 आपको बिल्कुल याद रखना, रायगढ़, बिलासपुर, रायगढ़। ठीक है, ये तीनों क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना। रायपुर पहले स्थान प्राप्त किया, इसमें जन भागीदारी से जल संचय 2024 में बिलासपुर दूसरा स्थान और तीसरा स्थान रायगढ़ ने प्राप्त किया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इससे इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है, तो जल भंडारण क्षमता और भू जल पुनर्निरीक्षण को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। इनके लिए प्रमुख रूप से व्यवस्था किया गया है और याद रखें इसमें पहले स्थान रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ ने प्राप्त किया है। ठीक है, इतना याद रखें, इसमें छत्तीसगढ़ हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है।
अब देखिए, हाल में माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ किस जिला से किया गया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में माटी के, यहाँ पे नोट रखिए, माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ किस जिला से किया है? अब थोड़ा सा इसके डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि जनजाति गौरव दिवस किसके लिए, जनजाति गौरव दिवस के लिए दोस्तों, उसे प्रचार करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रदेश सरकार, हमारे विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये माटी के भी पद यात्रा का शुभारंभ किया गया है। याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा बिरसा मुंडा, ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इसी को पूरा प्रचार करने के लिए, साथ ही जनजातियों को एक साथ करने के लिए हमारे प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर माटी के वीर पद यात्रा शुरू किया गया है। याद रखें दोस्तों, कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पद यात्रा किस जिले में शुरू किया गया है? तो याद रखिए, ये दोस्तों जसपुर जिला, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में जसपुर जिला से माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ठीक, और याद रखना है दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना है 15 नवंबर। 15 नवंबर, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बिल्कुल याद रखें 15 नवंबर को। साथ ही याद रखें दोस्तों, इसे गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा, जनजाति, ठीक है, गौरव दिवस। ठीक, इसी दिन को जनजाति गौरव दिवस 2021 में घोषित किया गया है। ठीक, कब? 2021 में। पहले क्या था, बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता था, लेकिन दोस्तों इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 में 15 नवंबर को घोषित किया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। और इस बार दोस्तों रायपुर में जनजातियों को एकत्रित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी पिछड़े भी जनजाति, सभी को दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम आयोजित कर रहा है रायपुर में, रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में दोस्तों 14 से, मतलब आज से 14 से 15 नवंबर, ठीक है, कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जनजातियों को आमंत्रित किया गया है, सभी को इसमें आमंत्रित किया गया है। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सभी हमने डिस्कस किया। और याद रखें, ये नया अपडेट था, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। माटी के वीर पद यात्रा कहाँ से? याद रखना, जसपुर जिला से, और हमारे विष्णुदेव साय ने इनका शुभारंभ किया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी यहाँ पर आए हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में माटी के वीर पद यात्रा में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये हमने पिछले क्वेश्चन पूछा था, जनजाति गौरव दिवस कब मनाए जाते हैं? तो याद रखिए, ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस हमारे छत्तीसगढ़ में, साथ ही पूरे देश में मनाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रख लेंगे। अब देखिए, माँ महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी, ठीक है, महाआरती महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? ये थोड़ा सा अपडेट है, थोड़ा सा याद रखिए। इसमें एक घाट है जो बनाया गया है दोस्तों, उसी का यहाँ पर क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है, और इस उद्घाटन में हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल हुए हैं। तो याद रखें दोस्तों, आयोजन, ठीक है, सबसे पहले आयोजन स्थल, तो बिल्कुल याद रखें कौन सा आयोजन स्थल है? तो दरहा घाट। कौन सा? ये याद रखें, दरहा घाट, ठीक है, इसी का निर्माण किया गया है, अभी लोकार्पण किया गया है, लोकार्पण भी याद रखें, लोकार्पण, ठीक है, याद रखिए, लोकार्पण किया गया कब? दरहा घाट का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब किया गया दोस्तों? तो ये है 13 नवंबर, कल ही के दिन इसका लोकार्पण किया गया है, 13 नवंबर 2024 को। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अपडेट रखें। साथ ही दोस्तों उन्होंने इस पर जो किस्मत से इसे बनाया गया है, तो याद रखें CSR मध्य से दोस्तों गंगा आरती महादरहा घाट का यहाँ पर निर्माण किया गया है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। और ये दरहा घाट कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, दरहा घाट कहाँ है? तो शक्ति चंद्रपुर, यहाँ पे लिखेंगे चंद्रपुर, ठीक, यहाँ पे दरहा घाट, अरे यार, दरहा घाट, ठीक है, दरहा घाट कहाँ पर है? तो यहाँ पे लिखे चंद्रपुर शक्ति,
ठीक है, शक्ति पे है, यहीं पे है दोस्तों, इसे बनाया गया है। बिल्कुल याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरहा घाट पूछा जा सकता है। और किस नदी के तट पर है पूछा जाएगा, तो यहाँ पे लिखे महानदी। ठीक है, किस नदी के तट पर है ये दरहा घाट, महानदी के तट पर है। आपको कमेंट करना महानदी की लंबाई कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना प्रभावित होता है, कितने जिलों में प्रभावित होते हैं, जितने भी आप महानदी के बारे में जानते हैं उतना पूरा आपको कमेंट करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा महानदी के बारे में, जितना पॉइंट है आप बिल्कुल कमेंट करें। लेकिन आपको एक अपडेट लेना है इसमें, दरहा घाट को अपने माइंड में घुसा लेना है। ये दरहा घाट से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखें 13 नवंबर 2024 को क्या किया गया, इनका लोकार्पण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते इसके बाद देखिएगा, ये मंदिर है उसी का पूजा किया गया दरहा घाट में। इसके बाद देखिए, विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2024 में छत्तीसगढ़ के अशोक बेहरा, कौन है, अशोक बेहरा जी ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अशोक बेहरा जी से, और ये खेल से संबंधित, क्योंकि विश्व बॉडी चैंपियनशिप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल संबंधित, आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है और हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति ने इसमें प्रमुख पदक जीत हासिल किया और पूरे देश को, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ को भी इसमें क्या किया है, सम्मानित किया है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कब से कब तक किया गया है, कहाँ किया गया, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 6 से यहाँ पे आयोजन स्थल, सबसे पहले आयोजन स्थल लिखते हैं। ये दोस्तों आयोजन स्थल कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखें मालदीव में। कहाँ, मालदीव में किया गया, आप इसे बिल्कुल याद रखें, क्योंकि कोर्ट वाले क्वेश्चन भी इसी से बनाए जा सकते हैं। मालदीव में यह आयोजित किया गया, कोर्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकते हैं, बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों ये आयोजन स्थल हो गया, और कब से कब तक, कब से कब तक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 6 से दोस्तों 6 से 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर, 6 से 11 नवंबर तक हमारे जो मालदीव में है दोस्तों विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें दोस्तों अशोक मेहरा जी ने, ठीक है, कौन सा स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है, कौन सा स्वर्ण पदक हमारे अशोक मेहरा जी ने जीत हासिल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट रखे। और साथ ही ये अशोक मेहरा जी कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का, तो भिलाई का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ये पता है, लेकिन दोस्तों ये भिलाई के रहने वाले हैं अशोक मेहरा जी। और साथ ही याद रखें दोस्तों किस कैटेगरी में जीत हासिल किए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ग में, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 किलोग्राम, किसमें, 65 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों अशोक मेहरा जी ने जीत हासिल किए हैं, स्वर्ण पदक, सबसे बड़ा पदक स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं अशोक मेहरा जी ने। इसलिए याद रखें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं जोर दे रहा हूँ उतनी जोरों के साथ आप भी याद करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने लायक है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2024 एक बार और रिवाइज करें, छत्तीसगढ़ के अशोक मेहरा ने कौन सा पदक जीत हासिल किया, तो स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। आयोजन स्थल मालदीव में आयोजित किया है, और कब से कब तक, तो 6 से 11 नवंबर 2024 तक। याद रखें स्वर्ण पदक, साथ ही किस वर्ग में, तो 65 किलोग्राम वर्ग में अशोक मेहरा ने जीत हासिल किए हैं। अशोक मेहरा कहाँ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, और छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो भिलाई में ये रहने वाले हैं अशोक मेहरा जी। इतना आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी इसमें से सभी पॉइंट। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमने इसमें डिस्कस कर लिए। ये है अशोक मेहरा, आप देख सकते हैं ये बॉडी बिल्डर है, ठीक है, इसने जीत हासिल किया स्वर्ण पदक। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद बुकर पुरस्कार 2024, आपको तो पता है कि राष्ट्रीय करंट अफेयर बुकर पुरस्कार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी व्यापम हो या पीएससी हो दोस्तों, सभी में या एसएससी हो, सभी में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, ये बुकर पुरस्कार। इसलिए याद रखें, बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए बुकर पुरस्कार के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगाएंगे। अब देखिए इस साल तो घोषित कर दिया गया बुकर पुरस्कार में आपको जो कॉमन सी क्वेश्चन है, कौन कौन सा बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, ये हो गया पहला क्वेश्चन। उनके राइटर का नाम पूछा जाता है, बुक का नाम पूछा जाता है कि कौन सा बुक है, तो वो भी 2 क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कितना इसमें राशि दिएगा, ये भी। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश जो लेखक है,
ब्रिटिश लेखिका, ध्यान देंगे यहाँ पे, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे। कौन है? सामंथा हार्वे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे। ठीक है दोस्तों, इसी को सम्मानित किया गया, सामंथा हार्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का बुकर पुरस्कार, इसलिए याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और याद रखें किसके लिए, तो दोस्तों इसमें जो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अंतरिक्ष, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक उपन्यास लिखा है, जो अंतरिक्ष स्टेशन है ना, उसके संबंध में एक उपन्यास लिखा है, इसीलिए दिया गया है। कौन सा उपन्यास है उनका? तो उपन्यास का नाम भी याद रखे, उपन्यास। ठीक है, उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। ऑर्बिटर के लिए, किसके लिए? ऑर्बिटर के लिए ये है इनका उपन्यास। आपने ऑर्बिटर कई बार पढ़े होंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा याद करने के लिए। ऑर्बिटर के लिए दोस्तों 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे? तो सामंथा हार्वे जी को। ठीक, इसके बारे में इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन लेटेस्ट रहेगा 2024 के लिए। अब इसके थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, बुकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये थोड़ा कोट में क्वेश्चन रहेंगे, तो याद रखिए। जो प्रमुख साहित्य पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, इसे भी ध्यान देंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार है दोस्तों। बुकर पुरस्कार एकल कथा साहित्य के लिए विश्व का प्रमुख साहित्यकार को दिया जाता है। इनकी स्थापना 1969 में किया गया। किसके द्वारा, कब किया गया? 1969 में ब्रिटेन में स्थापित यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के जो लेखक हैं, जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उनके लेखकों को दिया जाता है। ध्यान देखिए यहाँ पे राष्ट्रमंडल, ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रमंडल के जो देश हैं उन्हीं को ये दिया जाता है। और याद रखना है इसमें क्या है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है, पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कब से शुरू किया गया, तो याद रखना है 1969 को ये शुरू किया गया, क्योंकि पुट वाले क्वेश्चन में इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखें किस लिए, तो देखिए यह पुरस्कार अंग्रेजी में, भाषा और क्षेत्र का भी ध्यान देंगे इसमें। भाषा दोस्तों इसमें अंग्रेजी होना चाहिए, और साथ ही यूके तथा आइसलैंड में प्रकाशित किया जाना चाहिए। कहाँ? तो याद रखें दोस्तों, ये भाषा इनका क्या होना चाहिए, भाषा तो अंग्रेजी बुक होना चाहिए, अंग्रेजी में। साथ ही दोस्तों याद रखें, ये यूके और आयरलैंड में क्या होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें बताया गया है, इतना पॉइंट बिल्कुल नोट रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना होगा इसमें, जो इनके चयन और महत्व के बारे में थोड़ा सा, प्रत्येक वर्ष दोस्तों न्यायाधीशों द्वारा उस कृति को चुना जाता है जो समकालीन समय को प्रदर्शित करता है। जैसे कि ऑर्बिटर अभी अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इसी के बारे में यह पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों प्रदर्शित करने वाले साहित्य के महान रचनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। अब बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखे कौन सा है, गीतांजलि, हाँ यही है, गीतांजलि श्री। ठीक है दोस्तों, गीतांजलि श्री है दोस्तों, जिसे पहली महिला भारतीय है जिसे दिया गया। उनके उपन्यास क्या है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आगे टॉम ऑफ सेन। कौन है? टॉम ऑफ सेन। ठीक है, ये इनका उपन्यास रहा है, इसी के लिए सम्मानित किया गया था। पहली भारतीय महिला लेखिका कौन है, तो याद रखें गीतांजलि श्री का नाम इसमें आगे है, इसलिए बिल्कुल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बुकर विकास समिति है, याद रखना है दोस्तों, अरुंधति राय, इसे भी सम्मानित किया गया है। उपन्यास कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये इनका राइटर है। याद रखें अरुंधति राय जी को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरुंधति राय को यहाँ पे जगह नहीं लिखने के लिए, लेकिन बिल्कुल याद रखें। अब एक क्वेश्चन और याद रखें, इसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? बुकर पुरस्कार 1979 में, 1969 माफ कीजिएगा, 1969 में प्रथम बुकर पुरस्कार किसे दिया है, तो याद रखें तो PH न्यूबी, यहीं पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसे PH न्यूबी, ठीक है, इसे 1969
69 में दिया गया। और किस इसके रचना से भी पूछे जाएंगे तो याद रखिए समथिंग टू आंसर फॉर, क्या है दोस्तों, समथिंग टू आंसर फॉर, इसी के लिए इसे सम्मानित किया गया 1969 में। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना होगा, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर लिख के रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इनका सही आंसर क्या है, यहाँ पे सामंथा हार्वे इनका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह है सामंथा हार्वे जी, जो अभी हाल ही में इसे सम्मानित किया गया। आप इमेज भी देख सकते हैं, इनका बुक यहाँ पे देखिएगा, ये इनका बुक है ऑर्बिटर, इसी के लिए सम्मानित किया गया है भूगोल पुरस्कार से। चलिए अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, ठीक है। तो देखिए इनका सभी आंसर मिला के देखिएगा सही जोड़ी क्या है। तो सही जोड़ी दोस्तों इसमें मिलाना है, पंडित सुंदरराज शर्मा सम्मान किसे दिया गया है, तो देखिए डॉक्टर सत्यभामा आर्य। तो बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा है इनका। इनका सही आंसर क्या है, ए। अब यहाँ पे देखिए सभी को मिला लेते हैं, चक्रधर सम्मान किसे दिया गया दोस्तों, तो याद रखें श्री सुधाकर रामभाव को, 2024 का है, बिल्कुल याद रखें। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 में दोस्तों यहाँ पर चक्रधर सम्मान श्री सुधाकर रामभाव को दिया गया है। दाऊ मंदर जी सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखें पंडित राम मंडावी जी को दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे याद रखें डॉक्टर खूबचंद बघेल श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी को दिया गया है, ठीक। इतना पॉइंट नोट रखेंगे। ये था कल का क्वेश्चन जो हम आपसे पूछे थे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है, इसमें आपको बताना रहेगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा दोस्तों तो कमेंट कर देना है। कोई भी क्वेश्चन रहा अगर डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।